रूस ईरान को अमेरिकी सैनिकों पर मारने की जानकारी दे रहा है, जबकि यूक्रेन अमेरिकी ठिकानों की सुरक्षा में मदद के लिए विशेषज्ञ भेज रहा है। इसी दौरान ऐसा लगता है कि पुतिन की सेहत बिगड़ती जा रही है, जब उन्हें एहसास होता है कि उनके तानाशाह सहयोगी एक एक करके ढेर हो रहे हैं। पहले असद, फिर मादुरो और अब हाल ही में आयतुल्लाह अली खमेनेई गायब हो गए हैं। सहयोगियों के पतन का तनाव अब पुतिन पर हावी हो रहा है। देखे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ये पुतिन का रूसियों को छुट्टियों की शुभकामनाएं देने वाला संदेश था, लेकिन कुछ गलत हो गया। आप और आपके प्रियजनों को स्वास्थ्य व खुशहाली की शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। हाँ, पता है, मैं फिर से कहता हूँ, ये पहला वाला है। पहला वाला सही है, ठीक है, चलो। मैं लगभग खांस ही गया था। मैं आज आप इसे मेज पर ला सकते हैं। आइए इसे करें। आइए इसे करें। प्रिय महिलाओं, मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपको दिल से बधाई देता हूं। ये सिर्फ मेरी नहीं, रूसी मीडिया की भी राय है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। यहाँ एक रूसी युद्ध ब्लॉगर का बयान है। जब मुझे पहली बार इसके बारे में बताया गया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैंने 2:52 तक देखा और मुझे विश्वास करना पड़ा। उसके बाद से मैं गहरे भ्रम की स्थिति में हूँ। जो भी पर्दे के पीछे की हलचल की थोड़ी भी समझ रखता है, वह पुष्टि करेगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता था। उन्होंने पोस्ट करने से पहले जांच नहीं की होगी। वे ऐसा नहीं कर सकते थे। यह व्यवस्था के हिसाब से विद्रोह है। और अगर हम भरोसे में गिरावट पर हालिया गुस्से को याद करें तो ये सोचना मुश्किल है कि ये विद्रोह भले ही निर्दयी हो, कोई मायने रखता है। भले ही निर्दयी हो। ड्राफ्ट लीक करने वाला जानता है कि उसकी पहचान हो जाएगी, फिर भी उसे डर नहीं है। मैं तो निष्कर्ष निकालने से भी डरता हूं। ये दिखाता है कि रूसी भी मानते हैं, जैसे जैसे पुतिन बूढ़े और अस्वस्थ हो रहे हैं, क्रेमलिन में कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या उनकी टीम बिखर रही है। ईमानदारी से कहूं तो हम समझ सकते हैं कि पुतिन किस तनाव में है। उनकी दुनिया बिखर रही है। 3 दिन का उनका विशेष सैन्य अभियान अब 3 साल से पुराना है और उनके तानाशाह दोस्त एक एक करके खत्म हो रहे हैं। जैसा मैंने कहा, असद जो पुतिन पर निर्भर थे अब नहीं है। मादुरो जो पुतिन पर निर्भर थे अब चले गए हैं। खोमैनी जो रूसी वायु रक्षा पर निर्भर थे अब मारे जा चुके हैं। इन देशों में समानता थी। इनका रूस से सैन्य गठबंधन था। वे व्लादिमीर पुतिन पर निर्भर थे और अब दुनिया समझ रही है कि रूस कोई ऐसी महाशक्ति नहीं है जिस पर आप निर्भर कर सके। अरे वो तो महाशक्ति भी नहीं है, वो सिर्फ एक परमाणु शक्ति है। अब पुतिन के लिए व्यक्तिगत रूप से यह ईरान युद्ध थोड़ा जटिल है। कुछ मामलों में यह बुरी खबर है, लेकिन कुछ मामलों में अच्छी भी है। चलिए बुरी खबर से शुरू करते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट और अन्य अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रूस अब ईरान को अमेरिकी सेनाओं पर हमला करने के लिए रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहा है। रूस ने शुरू से ही ईरान को अमेरिकी सैन्य संपत्तियों का स्थान बताया है, जिसमें युद्धपोत और विमान शामिल है। ये हमले इसकी पुष्टि करते हैं। ईरान कमांड और कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर व रडार इंस्टॉलेशंस पर सटीक हमले कर रहा है, जो एयर डिफेंस को भेज सकते हैं। ईरान के पास इस तरह की खुफिया जानकारी के लिए सैन्य स्तर के सैटेलाइट नहीं है, पर रूस के पास है। ध्यान दें, इस युद्ध की शुरुआत में कुवैत में शुरुआती घंटों में 6 अमेरिकी मारे गए थे। हमले ने कमांड और कंट्रोल के लिए इस्तेमाल हो रहे अस्थायी ढांचे को निशाना बनाया। अगर इस बात की पुष्टि होती है कि रूस ने निर्देशांक दिए, तो इसका मतलब है कि रूसियों के हाथ अमेरिकी खून से रंगे हैं। अमेरिकी सैनिक रूस की वजह से मारे गए। यह बात मॉस्को से हर भविष्य की बातचीत में ध्यान रखनी चाहिए। यह केवल खुफिया जानकारी की बात नहीं है। रूसी उपकरण उन हथियारों में ही दिख रहे हैं। साइप्रस में ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स बेस पर हमला करने वाले कामिकाजे ड्रोन में भी ये लगे थे। उसमें रूसी नेविगेशन सिस्टम था, जिसे पहली बार दिसंबर में यूक्रेनी वायु रक्षा ने पकड़े ड्रोन में देखा था।
ब्रिटिश सेना ने बरामद किए गए पुर्जों को विश्लेषण के लिए पहले ही यूके की लैब में भेज दिया है और हमें ये बात काफी समय से पता है। रूसी और चीनी मदद भी ईरानी मदद की तरह इन आतंकी संगठनों को जिंदा रख रही है। हिजबुल्लाह, हमास और हूथी काफी समय से रूसी हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में पिछले साल या 2 साल पहले जब इजराइल ने पहली बार लेबनान की सुरंगों में घुसपैठ की थी तो उन्हें वहां बड़ी मात्रा में छुपाए गए रूसी हथियार मिले थे जिन्हें हिजबुल्लाह इस्तेमाल करने के लिए इंतजार कर रहा था। हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप से रूसी हस्तक्षेप पर सवाल हुआ। उन्होंने न इनकार किया न पुष्टि की। उनका जवाब दिलचस्प था, सुनिए। जूकॉव, क्या आपने रूसियों को बताया है कि वे ईरानियों को टारगेटिंग जानकारी या मदद ना भेजें? मैंने जोर दिया। क्या आपको लगता है वे ऐसा कर रहे हैं? मुझे उम्मीद है वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्या कोई सबूत दिखता है? हम नहीं जानते, लेकिन स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अगर वे ऐसा कर भी रहे हैं तो उससे ज्यादा मदद नहीं मिल रही है। अगर आप देखें कि पिछले हफ्ते ईरान के साथ क्या हुआ है, अगर उन्हें जानकारी मिल भी रही है तो उससे उन्हें ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। अगर वे ऐसा कर रहे हों तो इसका आपके लिए क्या मतलब होगा? मेरा मतलब है भले ही इससे ईरानियों को खास फायदा न हो रहा हो, फिर भी वे खुद को एक ऐसे संघर्ष में शामिल कर रहे हैं जिसमें वे जाने नहीं वाले हैं। वे कहेंगे कि हम उनके खिलाफ ऐसा करते हैं, है ना? क्या वे ऐसा नहीं कहेंगे? मुझे नहीं पता। देखिए, वे सारी जानकारी दे सकते हैं। जो भी जानकारी वे देना चाहते हैं दे सकते हैं, लेकिन जिन्हें वे भेज रहे हैं वे पहले से ही बहुत दबाव में हैं। रूस भी दबाव में आएगा, कोई भी दबाव में आ जाएगा। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है जो मैंने अपने पहले कार्यकाल में बनाई थी। दुर्भाग्यवश अब मुझे इसे इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जब आप देखेंगे कि हमने वेनेजुएला और 2 बनवर्षकों के साथ क्या किया, वो बड़ा पल था, क्योंकि ईरान 2 या 3 हफ्तों में परमाणु हथियार बना सकता था, लेकिन हमने उसे रोक दिया। हमने उसे वही रोक दिया। आप कहते हैं शायद वापस जाकर उसे फिर पाले। कुछ भी हो सकता है। अब हर बार जब हम रूस के बारे में बात करते हैं तो हमारे कमेंट्स में रूसी बॉट्स आ जाते हैं जो बस इस वीडियो को रिपोर्ट करने और डाउनवोट करने की कोशिश करते हैं ताकि इसे एल्गोरिदम में खत्म किया जा सके। तो अगर आप लोग बस 1 सेकेंड निकालकर नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दे, ये वाकई में हमें इन बॉट्स के खिलाफ लड़ने में बहुत मदद करता है। जैसा आपने सुना, ट्रंप और स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने रूस की इंटेलिजेंस साझा करने की पुष्टि नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर रूस ऐसा कर भी रहा है तो खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सोचिए, रूस की युद्ध में भागीदारी की पुष्टि खुद ईरान ने की। ईरान के विदेश मंत्री ने एनबीसी पर यह खुलकर बताया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि रूस मदद कर रहा है और रूस आगे भी मदद करता रहेगा। इससे सबक ले। मैं पूछना चाहती हूं, क्योंकि एनबीसी न्यूज के अनुसार ईरान को रूस से अमेरिकी सेनाओं का पता लगाने में मदद मिल रही है। क्या आपको रूस से कोई मदद मिल रही है? देखिए, हमारी रूस के साथ एक रणनीतिक साझेदारी है। तो इसका मतलब हाँ है। और देखिए, ईरान और रूस के बीच सैन्य सहयोग कोई नई बात नहीं है, ये कोई राज नहीं है। ये पहले भी था, अभी भी है और भविष्य में भी जारी रहेगा। क्या रूस अमेरिकी सेना का पता लगाने में मदद कर रहा है? मैं बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहती हूँ। मेरे पास सटीक सैन्य जानकारी नहीं है। जहां तक मुझे पता है, हमारी रूस के साथ बहुत अच्छी साझेदारी है। तो वे आपकी मदद कर रहे हैं, वे खुफिया जानकारी प्रदान कर रहे हैं। देखिए, वे कई क्षेत्रों में हमारी मदद कर रहे हैं। मेरे पास विस्तृत जानकारी नहीं है। इस कहानी का दूसरा पहलू रूस की कार्रवाई के विपरीत है। अब यूक्रेन अरब देशों, खाड़ी देशों और अमेरिकी सेना को उस तकनीक का इस्तेमाल करने में मदद कर रहा है जिसे यूक्रेन ने रूसी ड्रोन से लड़ते हुए विकसित किया है। याद है वे रूसी ड्रोन जो असल में ईरानी हैं और जिनका इस्तेमाल रूस यूक्रेनी शहरों और नागरिकों में दहशत फैलाने के लिए कर रहा है। सोचिए फिर क्या हुआ। यूक्रेन ने 3 साल में इन ईरानी रूसी ड्रोन रोकने के सस्ते, प्रभावी तरीके विकसित किए हैं और अब वे अपनी यह विशेषज्ञता मध्य पूर्व में अमेरिकी सहयोगियों और अमेरिकी सेना के साथ साझा कर रहे हैं। और ये आर्थिक रूप से क्यों मायने रखता है, इसका कारण ये है। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने ये बात पहले भी कई बार सुनी होगी। शाहेद ड्रोन की कीमत करीब 30 से 50 हजार डॉलर है, जो सैन्य उपकरणों में सस्ती मानी जाती है। मुझे पता है कि 30,000 डॉलर हमारे जैसे लोगों के लिए शायद बहुत बड़ी रकम है, लेकिन एक सेना के लिए यह ज्यादा नहीं है। लेकिन अंदाजा लगाइए, क्या यूक्रेन ने एक ड्रोन इंटरसेप्टर विकसित किया है जिसकी कीमत है सिर्फ 3,000 डॉलर, और यूक्रेन के लिए यह एक तरह से जरूरी था। यूक्रेन
रूस से छोटा देश है। उन्हें अस्तित्व बचाने के लिए सस्ते समाधान विकसित करने पड़े, जो अब दुनिया भर में रूसी ईरानी आतंकवाद के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। सुनिए। ये रणनीति ईरान का मुकाबला करती है, जो $35,000 के सस्ते शाहिद ड्रोन से क्षेत्र को भरने की कोशिश कर रहा है, ताकि खाड़ी देशों के महंगे काउंटर ड्रोन हथियार जैसे $4 मिलियन के पैट्रियट मिसाइल खत्म हो जाएं। यूक्रेन भी ईरान के ड्रोन से लड़ने में मदद कर रहा है। ये स्टिंग के लिए एक विज्ञापन है। ये एक यूक्रेनी ड्रोन इंटरसेप्टर है, एक क्वाडकॉप्टर जो ईरानी ड्रोन का शिकार करता है और उन्हें गिरा देता है। यूक्रेन और यूके ने एआई आधारित इंटरसेप्टर ऑक्टोपस विकसित किया है, जिसकी चर्चा इस युद्ध में खाड़ी देशों के बीच हुई है। यूक्रेन ड्रोन युद्ध में माहिर हैं और रूस द्वारा छोड़े गए ईरानी ड्रोन के झुंडों से निपटता है। तो मैं कहूंगा कि हफ्ते में 4 से 5 दिन करीब 250 से 350 और शायद अधिकतम 400 ड्रोन एक दिन में बहुत बड़े हमले के रूप में आते हैं। वे वही देख रहे हैं जो हम देख रहे हैं। कुछ दिन और भी बुरे होते हैं, जैसे 2-3 दिन पहले। वे हर हफ्ते 3-4 दिन लगभग 2 सालों से ऐसा देख रहे हैं। यूक्रेनी ड्रोन इंटरसेप्टर की कीमत करीब $3,000 है। ये कुछ भी नहीं है और ये युद्ध में गेम चेंजर बन सकता है। डाना, अब ये ऐसी चीज है जिससे रूसियों का दिमाग खराब हो रहा है। देखिए, रूस की इन खाड़ी देशों के साथ ओपेक प्लस के जरिए साझेदारी है। वे लोग खनिज आपूर्ति का समन्वय करते हैं ताकि वे सभी मिलकर अमीर बने रह सकें। लेकिन जब इन देशों को अपने रिफाइनरियों की ड्रोन से रक्षा करने के लिए मदद चाहिए थी, तो उन्होंने रूस की तरफ रुख नहीं किया, क्योंकि वे देख सकते हैं कि रूसी रिफाइनरियों पर तो यूक्रेनी ड्रोन लगातार हमला कर रहे हैं। वे यूक्रेन की ओर देखते हैं, जिसके पास रूसी ड्रोन के खिलाफ जबरदस्त इंटरसेप्शन रेट है। वह एक रूसी युद्ध ब्लॉगर है जो अपनी भावनाएं खुलकर बता रहा है। चलिए इस बयान को विस्तार से समझते हैं। मैं सोच रहा हूं, डिमिलिटरीजेशन इतनी सफल रही कि अब यूक्रेनियन न सिर्फ अपनी जमीन पर बल्कि विदेशों में भी लड़ रहे हैं। अगर यह इतना दुखद ना होता तो मजाकिया होता। रूस यूक्रेन युद्ध नहीं फॉलो करने वालों के लिए बता दूं, टेरिटरी 404 एक रूसी अपमानजनक शब्द है जिसका अर्थ है यूक्रेन का अस्तित्व नहीं है। इसी दौरान रूस यूक्रेन को जीत नहीं पाया। मुझे लगता है यह संदर्भ जरूरी है, क्योंकि इससे सब और मजाकिया लगता है। अब राष्ट्रपति जेलेंस्की से पूछा गया कि यूक्रेन मदद क्यों कर रहा है, खासकर तब जब ट्रंप यूक्रेन और यहां तक कि जेलेंस्की की भी खुलकर आलोचना करते रहे हैं। उनकी बात सुनिए। मिस्टर प्रेसिडेंट, आप प्रस्ताव रख रहे हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, आप ईरानी शाहिद ड्रोन गिराने में मदद देना चाहते हैं। इसी समय प्रेसिडेंट ट्रंप यूक्रेन के समर्थन की आलोचना करते रहते हैं और आपकी भी आलोचना करते हैं। क्या आपको अब भी लगता है वॉशिंगटन की नीति आपके प्रति बदलेगी? बहुत धन्यवाद। हाँ, रूस इस समय ईरानियों यानी ईरानी शासन की मदद कर रहा है। हम समझते हैं कि उन्होंने उन्हें पहले ही कुछ उपकरण उपलब्ध करा दिए हैं। हमने खुफिया जानकारी से कुछ विवरण देखे। आज मैंने इस बारे में रॉब को रिपोर्ट किया। हमने शाहिद ड्रोन की जानकारी साझा की। उन्होंने ठीक ठीक क्या प्रदान किया। मेरे हिसाब से अच्छी बात यह है कि ईरानी फिलहाल रूस को हमारे ऊपर हमला करने के लिए अपनी मिसाइलें या अन्य हथियार नहीं दे रहे हैं। यह सकारात्मक है। हमारी तरफ से हमारे पास ये संदेश है कि कुछ मध्य पूर्वी देशों में लोगों, नागरिकों और अमेरिकी सैनिकों की मदद कैसे की जाए। कुछ देशों में अमेरिकी सैनिकों के बारे में हमने भेजने की तत्परता पर बात की। हमने विशेषज्ञों को सुरक्षा मिलने पर भेजने की तत्परता पर चर्चा की। तो हम कोशिश कर रहे हैं, मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहते हैं राष्ट्रपति ट्रंप आलोचना कर रहे हैं। मेरा नजरिया यह है, अगर आलोचना बढ़ रही है तो इसका मतलब है हम ज्यादा मदद कर रहे हैं। मेरा मानना है कि प्राथमिकता लोगों की मदद करना है, बाकी चीजें उतनी जरूरी नहीं है। अब यह एक बात है जो मैं चाहता हूं कि हर कोई समझे, खासकर यहां संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले लोग। रूस ईरान को खुफिया जानकारी दे रहा है, जिसकी वजह से शायद यूक्रेन में अमेरिकी सैनिकों की जान गई है। दूसरी ओर यूक्रेन पर हमला हो रहा है, फिर भी वह अपने विशेषज्ञों को मध्य पूर्व भेज रहा है ताकि अमेरिकी ठिकानों, सहयोगियों और सैनिकों की सुरक्षा में
मदद मिल सके। मुझे लगता है कि सभी को ये याद रखना चाहिए और इससे हमें ये पता चलता है कि अमेरिका का असली सहयोगी कौन है और कौन नहीं है। और अंदाजा लगाइए इसके बारे में सबसे ज्यादा खुलकर कौन बोल रहा है। यूके में रूसी राजदूत साफ बता रहे हैं कि रूस किसका समर्थन करता है। सुनिए। क्या रूस इसमें तटस्थ रहने वाला है? हम तटस्थ नहीं हैं। नहीं, हम तटस्थ हैं। हम निश्चित रूप से ईरान का समर्थन करते हैं और जैसा कि मैंने कहा है, जो कुछ भी किया जा रहा है हम उसे बहुत नकारात्मक रूप में देखते हैं। साथ ही हम ये तर्क नहीं समझते। इस समय पश्चिमी देशों और बाकी सभी का तर्क यही है कि हर चीज़ के लिए ईरान ही दोषी है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला शुरू किया है और ईरान सिर्फ इस हमले का जवाब दे रहा है। अब इसके पीछे रणनीतिक कारण है कि अमेरिका को यूक्रेन के साथ और करीब क्यों काम करना चाहिए। यूक्रेन यूरोप की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक है, शायद सबसे मजबूत। ड्रोन के मामले में वे दुनिया के अग्रणी देशों में हैं। यूक्रेन हर साल 70 लाख ड्रोन बनाता है, अमेरिका लगभग 4 लाख ड्रोन बनाता है और रूस खुद जो युद्ध में है वह लगभग 20 लाख ड्रोन बनाता है। इसका अर्थ है कि यूक्रेन अब लगभग सभी देशों से ज़्यादा ड्रोन बना रहा है और ड्रोन युद्ध में अनूठी विशेषज्ञता हासिल कर चुका है। यहाँ जनरल डेविड पेट्रियस बता रहे हैं कि ये क्यों ज़रूरी है। सुनिए। मैं करीब 4 या 5 हफ्ते पहले ही वहां गया था। वहां के ड्रोन निर्माता कहते हैं कि वे मिलकर इस साल 70 लाख ड्रोन बनाएंगे। वे पहले से ही रोजाना 10,000 ड्रोन अलग अलग रूपों में, आत्मघाती ड्रोन, निगरानी ड्रोन, बमवर्षक ड्रोन आदि रूसियों पर बरसा रहे हैं। हम करीब 4 लाख ड्रोन बनाते हैं जब तक इसे तेजी से ना बढ़ाएं। यूक्रेनियन इन्हें काफी कम लागत में बनाते हैं और ये ज्यादा असरदार होते हैं क्योंकि वे हर 1-2 हफ्ते में सॉफ्टवेयर और कुछ हफ्तों में हार्डवेयर बदलते हैं। लेकिन अगर हमें भविष्य के युद्धों के लिए तैयार रहना है तो अमेरिका में हमारी सैन्य औद्योगिक व्यवस्था को फिर से बनाना बेहद जरूरी है।